तो बिना वक्त जाया करे मैं एहसान से साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी बातों को शुरू करें। एक बार जोरदार तालियों से ये साबित करें कि हम लोग सोए नहीं हैं, आगे की जिम्मेदारी एहसान भाई। यहाँ पर आए हुए एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव, सबका नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो मेरा नुकसान हो जाएगा, उस पर टाइम चला जाएगा। और जाकिर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे सब स्पीकर्स को 30-30 मिनट 20 मिनट दिए गए थे, लेकिन मेरी आदत से मजबूर जाकिर भाई उन्होंने मुझे 40 मिनट दिया और ये उम्मीद के साथ है कि मैं 40 मिनट में अपनी बात को ख़त्म कर दूँ। इसकी रिक्वेस्ट मेरे से की गई गनी भाई की तरफ से, इरफान भाई की तरफ से, हसन मुलानी की तरफ से, जो कि मेरे अजीज दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मैं इस एनजीओ फोरम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और जिस मौजू को मेरे सुपुर्द किया गया है उसमें खैर अक्सर जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए, चाहे वो मुंबई पुणे की पहली कॉन्फ्रेंस हो 2017 की या 18 की, उसके बाद मुंबई रत्नागिरी सबके अंदर लगभग मेरा टॉपिक जो है वो चेंज नहीं हुआ है। जो सबसे ज्यादा मेरे लिए कठिनाई की बात होती है कि अगर कोई पार्टिसिपेंट अगर रिपीट करता है तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, एक स्पीकर की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। इसलिए अक्सर मैंने रिक्वेस्ट किया था जाकिर भाई से कि कोई इंफॉर्मेटिव सेशन मेरे को दो। Now I am holding a responsible position कि एनजीओ का किस तरीके से काम होता है, क्या होता है, किस तरीके से बढ़ाया जाता है, उस तरीके का वो टॉपिक को। लेकिन इस बार भी जाकिर भाई ने कहा कि हमको सिर्फ और सिर्फ आपका मोटिवेशन चाहिए, बोले इन्फॉर्मेशन देने वाले बहुत सारे लोग हैं। मोटिवेशन कितना जरूरी है, इसलिए या फिर इंस्पिरेशन आना या फिर चिंगारी आना कितना जरूरी है, इस बात की अहमियत सब ना समझ सके लेकिन कुछ लोग बहुत समझते हैं। मैं आपको शुरू करने से पहले अपना छोटा सा तारुफ दे दूं। मेरा नाम जैसा कि मेरे अजीज दोस्त ने कहा कि एहसान सैयद, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और मेरी तालीम में स्कॉलरशिप का बड़ा रोल रहा है। जैसा कि सुबह में गेस्ट आए थे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जो चेयरमैन थे, वहां से भी स्कॉलरशिप मुझे मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह देखकर जितनी भी ईबीसी की स्कॉलरशिप हो वो मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है। क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी मजबूत ना होने की वजह से मेरे अब्बा में डिमोटिवेशन कभी नहीं आया और मेरे अब्बा को यही उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये उनके अंदर जो मोटिवेशन था ना, वो मोटिवेशन खींच के ले आया उनको रिसर्च करने को और इंफॉर्मेशन को गैदर करने को कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। फिर पता चला सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्कॉलरशिप है, वहां अप्लाई किया, वहां से पैसे मिल गए। वरना ऐसी नौबत थी कि सीईटी का फॉर्म इंजीनियरिंग के लिए जो भरा जाता है 700 रुपए का, वो फॉर्म भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी रिश्तेदार से लेकर हमने भर दिए। उसके बाद में सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्कॉलरशिप मिली 6000 रुपए साल की। उसके बाद में आईडीपी करके होता है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा, वो महाराष्ट्र से 13 बच्चों को स्कॉलरशिप देता है, उसके लिए अप्लाई किया हम लोगों ने और उसके लिए भी स्कॉलरशिप मिली और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में फिर ईबीसी की स्कॉलरशिप भी मिली। तकरीबन सारा खर्चा जो है खत्म हो गया। यानी सुबह जो बात हो रही थी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी एजुकेशन में आते हैं, ऐसा कभी नहीं मिला। लेकिन एक चीज आपके अंदर होना जरूरी है, वो ये है कि उम्मीद आपके अंदर होनी चाहिए। अगर उम्मीद आपके अंदर है तो अल्लाह ताला आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, इसका आप गुमान भी नहीं कर सकते। लेकिन शर्त ये है कि आपके अंदर उम्मीद हो और आपके अंदर कुछ ना कुछ एक मोटिवेशन बाकी हो। अक्सर मैंने देखा है लोगों के अंदर मोटिवेशन और चिंगारी इतनी बुझ चुकी होती है कि अगर उनके सामने आप उनके घर की बदतर से बदतर कंडीशन में बोलते हो तो उफ नहीं होगा। अगर उनको कहते कि अपनी तेरी माँ जो है बर्तन धो रही है, बर्तन धोने के बाद में तेरा घर चला रही है, आज की नौबत ऐसी आ गई है, मोटिवेशन इतना नीचे लेवल पे चला गया है, तब भी बच्चों को फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे बच्चों के एग्जांपल जब मैं पढ़ाता था तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी वो अपनी माँ से डिमांड करते हैं 15,000 की 30,000 की मोबाइल। उनको पता है कि अपनी माँ बर्तन धोगी एक जगह पर, लेकिन स्टिल
उनमें कुछ भी चीज का इंस्पिरेशन मोटिवेशन नहीं आता है। तो ये किस लेवल पे हम अपने आप को पहुंचा चुके ना, हम पहुंचाए तो इसलिए हमारे बच्चों ने पहुंचा दिया। आज बच्चों को अगर हम लोग अपनी स्ट्रगल की कहानियां सुनाइए ना कि मैंने ये किया हुआ है वो किया हुआ है, तो बच्चे उसके ऊपर जोक बनाएंगे। जैसे कि एक जोक मैंने कल सुना कि अगर एक बाप अपने बेटे को बता रहा था कि हम लोग जब पढ़ने के लिए जाते ना तो बीच में नदी पड़ती थी, वो नदी के हम लोग तैर के जाते। तो बेटे ने कहा अरे वहां पर अभी ब्रिज बन गया, उसके लिए बाइक दिला दो। अब ब्रिज बन गया फिर भी हमने तैर के जाना क्या? ये लेवल का मोटिवेशन आ गया है, इस लेवल की सोच हमारी हो चुकी है। इसलिए जो टॉपिक आज दिया गया है मुझे कि एम्पावरमेंट टू एनजीओ, एनजीओ का सशक्तिकरण, एनजीओ का एम्पावरमेंट कैसे होगा और कैसे किया जाएगा, उससे पहली चीज जो मैं आज एनजीओ के कार्यकाल के ऊपर काम ना करते हुए, बात ना करते हुए, मैं उस चीज पे आऊंगा जो एनजीओ चलाते हैं। जो एनजीओ चलाते हैं मैं उनके ऊपर बात करूंगा। और आप वो मुंतखब लोग हैं, वो सिलेक्टेड लोग हैं जिसको अल्लाह ताला ने इस अच्छे काम के लिए चुना है। आपके पर्सनल चीजें भी बहुत सारी होंगी, आपके पर्सनल बिजनेस भी होंगे, आपके बच्चों की शादियां भी होंगी। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये सोच डाला, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप वो सिलेक्टेड लोग हैं जिसको अल्लाह ताला ने खैर के काम के लिए चुना है। इसके लिए अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि 200 लोग मेरे सामने बैठे हैं और मुझे मौका मिला है कि मैं उनके सामने अपनी बात रखूं। ये बहुत ही अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि आपके सामने बोलने का मुझे मौका मिला। और आप वो खुशनसीब लोग हैं जिसको अल्लाह ने अपने अच्छे कामों के लिए सिलेक्ट किया। इसलिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और जाकिर भाई का शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि जाकिर भाई एक छोटे से गांव से निकलकर, जिसकी लीडरशिप पे लोगों को शक, जिसके बैकग्राउंड पे लोगों को शक है, आदमी कहां से आया है, किधर से आया है, आदमी ने जोड़ता गया, आज हमारे पास 1000 एनजीओ हमारे नेटवर्क में है। एंड दैट इज द पावर ऑफ लीडर। ये लीडरशिप का पावर है। मैं जाकिर भाई को मुबारकबाद दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हुए जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम के अपने लिए अपनी एफर्ट लगाए, चाहे यस वी कैन फाउंडेशन हो, असुफा फाउंडेशन हो, मैं इनका जिक्र अपने स्पीच में भी करने वाला हूँ कि किस तरीके से इन्होंने अपनी हलाल कमाई का एक हिस्सा इसके लिए डोनेट किया ताकि इस तरीके का एक गैदरिंग हो सके, इज्तिमा हो सके। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपके सामने सक्सेस स्टोरीज पेश करने वाला हूं। मैं चंद एनजीओस के नाम बोलने वाला हूं जो कि इंडिया के 10 बड़े एनजीओस हैं और कामयाब एनजीओस माने जाते हैं। इसमें से पहली एनजीओ है क्राई फाउंडेशन, CRY। आपने नाम सुना, बच्चों के लिए काम करती है। सम्मान फाउंडेशन एजुकेशन के लिए काम करती है। हेल्प एज इंडिया, पूंज लेप्रा सोसाइटी लेप्रोसिटी के लिए काम करती है। गिव इंडिया, प्रथम फाउंडेशन, संगम संगठन, नन्ही गली एजुकेशन के लिए काम करती है। स्माइल फाउंडेशन। ये 10 एनजीओ के नाम आपके सामने देना इसलिए जरूरी है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इन 10 एनजीओ के नाम आप में से कितने लोगों ने सुने हैं। आपको पता है, मैं टेस्ट ले रहा हूं, सॉरी, आपको पता है इन एनजीओ का टर्नओवर कितना है? यहां पर बैठी भी एक भी एनजीओ उम्मीद नहीं कर सकती कि इतना टर्नओवर है उनका। जिसमें मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूं, वहां का टर्नओवर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की एनजीओ में सबसे ज्यादा है, लेकिन हम भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इतना टर्नओवर उनके पास में है। एक चीज जो आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, जिन लोगों ने हाथ ऊपर किए थे उनके लिए भी, जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किए थे उनके लिए भी, इन एनजीओ के फाउंडर के नाम मालूम है क्या आपको? इन एनजीओ के डायरेक्टर्स के नाम मालूम है क्या आपको? इन एनजीओ के मेंबर्स के नाम मालूम है क्या आपको? इन एनजीओ के ट्रस्टीज के नाम मालूम है क्या आपको? अगर यहाँ से एक भी इंसान ये बोलते ना कि इनके एक भी ट्रस्टी का नाम मुझे मालूम है, तो वो उस आदमी का जनरल नॉलेज का बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मैं क्यों बता रहा हूं आपको पता है? क्यों मैंने जिक्र किया इन 10 एनजीओ का और क्यों इन 10 एनजीओ की सक्सेस स्टोरी मैंने आपके सामने पेश किया कि वो एनजीओ है जिनका एस्टैब्लिशमेंट, मैं वो बताऊं आपको, सबका एस्टैब्लिशमेंट 1990 के बाद का है। 1990 के बाद का 30 साल में ये एनजीओ ऐसी बन गई जिनके टर्नओवर सैकड़ों करोड़ में,
सैकड़ों करोड़ में टर्नओवर है और बाकायदा इनके पास में हर वो चीज है जो हम चाहते हैं, पर हैसियत इनकी हमारे पास में हो। हमारे पास में CSR की फंडिंग मिले, हमारे पास में कॉर्पोरेट FCRA हमारा हो, वहां से हमको फंडिंग है, सारी चीजें इन एनजीओ के सामने पास में अवेलेबल है। लेकिन इस एनजीओ के ट्रस्टियों के नाम कहीं भी नहीं दिखते हैं। मैं आपके सामने इस बात को रखने का मेरा मकसद यही है कि आपको दो तरीके से प्रिपेयर होना है। अगर आपको एनजीओ को उस मुकाम पर पहुंचाना है जो इन एनजीओ से भी बड़ी एनजीओ बने, ऐसे अल्लाह से हमारी उम्मीद है और हमारी अल्लाह से हमेशा ये उम्मीद रहती है कि हमारी माइनॉरिटी की कोई एक एनजीओ हो जिसका 1000 करोड़ का टर्नओवर हो। क्योंकि मुसलमानों की खास तौर पर खासियत ये है कि मुसलमानों के अंदर ट्रस्ट का पैसा खाने वाले लोग या बेईमानी का पैसा खाने वाले लोग बहुत कम हैं। यहाँ सिर्फ एक अलग इश्यू है, उस इश्यू पे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मस्जिद के ट्रस्ट का पैसा तो खाता नहीं है, यहाँ पर सोसाइटी का पैसा तो खाता नहीं है। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो इस तरीके के काम में मुलविस है। फिर भी क्यों हम लोगों को कामयाबी नहीं मिल रही? एक ऐसी एनजीओ को मिल रही है जिनके पास में हो सकता है कि हमारे से आला दर्जे का ईमान भी ना हो, उसमें से कुछ तो ईमान वाले है भी नहीं, लेकिन स्टिल वो इतनी फरोगियत पा रहे हैं, इतना उनको इंपॉर्टेंस मिल रहा है, इतनी फंडिंग मिल रही है, इतनी कामयाबी मिल रही है, लेकिन हमको नहीं मिल रही है। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। उसको दो तरीके से आपको कैटर करना है। उस जरूरत को दो चीजों से आपको पूरी करना है। एक चीज वो कि आपका इंटरनल और दूसरी चीज एक्सटर्नल। इंटरनल से मेरी मुराद ये है कि जब आप किसी काम को लेके खड़े होते हैं ना, जैसा कि जाकिर भाई इस काम को लेके खड़े हुए, इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। यार ये आदमी कौन है, ये हमको लीड करेगा? महाराष्ट्र की एनजीओ को क्या बेड़ा उठाने का जुम्मा क्या इसी को दे दिया अल्लाह ताला ने? Who is this? आपके विजन पे शक करेंगे लोग, आपकी बात पे शक करेंगे लोग, आपके अच्छे काम पे शक करेंगे लोग, आपकी नियत पे शक करेंगे लोग, आपकी फिक्र पर, आपकी सोच पर लोग शक करेंगे। लेकिन उस वक्त एक चीज आपको उससे बचा सकती है, वो आपका नफ्स। अगर आपका नफ्स प्रिपेयर्ड है ना, अगर आपने नफ्स पे काम किया हुआ है ना, तो ये चीजें मानी नहीं लगती है। और नफ्स को एक बहुत ही बढ़िया जरिया देता है, वो होता है विजन, जिसकी मैं हर कॉन्फ्रेंस के अंदर, हर सेमिनार के अंदर बात करता हूं। अगर मेरा विजन बड़ा है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। मेरा विजन से अगर ये मुलविस है कि उसमें मेरा नफ्स मुलविस है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे एनजीओ की बात कर रहा हूं, मेरे एनजीओ से बढ़कर मेरा नाम हो जाए, तो कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल जो डिजायर्स है ना, उसकी लिमिट है। एनजीओ के डिजायर की लिमिट नहीं होती है। मैं मुझे क्या चाहिए? मेरा बिजनेस सेटल हो जाए। आज मैं 50,000 रुपए कमा रहा हूं, कल को मैं 3 लाख रुपए कमाऊं। 3 लाख रुपए कमाऊं मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, 36 लाख रुपए। क्या हैसियत है इसकी? 36 लाख मिल जाएंगे, मैं खामोश हो जाऊंगा। मैं अगर मेरे नफ्स पर मैंने काबू नहीं पाया और वो लोगों के जवाब देने के लिए, लोगों के सवालों के जवाब, लोगों के जो डाउट्स है उसके जवाब देने के लिए मुझे अपने नफ्स को उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मैं किसी खास मकसद के लिए काम कर रहा हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि जाकिर भाई को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ता है कोई मेरे बारे में क्या बोले, नहीं फर्क पड़ता है लोग मेरी पर्सनल जिंदगी के बारे में बोले, नहीं फर्क पड़ता है लोग मेरे एजुकेशन के ताल्लुक से ये बोले, नहीं फर्क पड़ता है कि मैं कराड़ से बिलोंग करता हूं, सांगली से बिलोंग करता हूं, जलगांव से बिलोंग करता हूं। मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि मेरा विजन क्या है, मेरा विजन क्या है, और मेरा विजन जो है वो मैं किस लिए कर रहा हूं। मुझे अल्लाह को राजी करना है, मुझे अल्लाह को राजी करना है, और मैं इसलिए अपनी जान पे लगा सकता हूं और सोसाइटी का अपडेट करना चाहता हूं, चाहे वो मेरे जरिए हो किसी और के जरिए। लेकिन मेरा विजन ये है, ये अगर नफ्स को मैं कन्विंस कर दूं, ये कन्विंस करेंगे तो आपका नफ्स जो नीचे बैठ सकता है, आपका नफ्स आ सकता है। अगर नफ्स नहीं आ रहा, अगर नफ्स नहीं आ रहा तो क्या होगा पता है आपको? दो चीज होती है जनरल। अगर नफ्स कंट्रोल में नहीं आए तो दो चीजें होती है, या तो आप तकब्बुर की सिचुएशन में चले जाते हैं, ईगो की सिचुएशन में चले जाते हैं, या फिर गुलामाना सोच में चले जाते हैं। तकब्बुर की सोच में इस जाने वाले के पास में भी विजन नहीं हो सकता है, क्योंकि तकब्बुर वाला ये विजन कैसे रखेगा? वो तो ये बोलता है ना कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सबका है हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ पा सकता हूं, मेरे पास सब कुछ है, क्या जरूरत है? तकब्बुराना सोच के अंदर कभी भी विजन या बड़ा ख्वाब देखना इम्पॉसिबल है। फिर उनका नफ्स जो बड़े बड़े दावे करता है, मेरे से सब कुछ चलता है, एनजीओ मेरे से चलती है, ये एनजीओ को मैंने खड़ा किया, मैंने खून पसीना लगाया, मैं
सारी चीजें मैं क्रिएट होगी। ये मैं कहां से आ गया? इज्तिमाई काम है, अल्लाह को राजी करने का काम है, तो मैं कहां से आ गया? ये तकब्बुराना सोच है। इसके बरक्स दूसरी सोच जो होती है, ये सोच भले बहुत लोगों में कम हो, लेकिन दूसरी सोच जो है, जो हमको इस वक्त ज्यादा तकलीफ दे रही है, जो मोटिवेशन की कमी की वजह से हो रही है, वो ये है गुलामाना सोच। हम कैसे कर सकते हैं? Why should we? हमको क्यों लीड करना है? हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। हम सिर्फ 18% है, हम सिर्फ 12% है, हम सिर्फ 12 करोड़ है, हम सिर्फ 13 करोड़ है। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमको कोई पैसे नहीं देता है। ये सारी गुलामाना सोच जो है ना, गुलामाना सोच के अंदर भी बड़ा विजन रखना पॉसिबल है। तो वो सोच को हमको कैटर करने के लिए नफ्स पे काम करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा भाई किस लिए काम कर रहा हूं। गूंज फाउंडेशन के ट्रस्टी का नाम नहीं आ रहा है, प्रेसिडेंट का नाम नहीं आ रहा है, मेरा नाम भी नहीं आया चलेगा, लेकिन इस एनजीओ को कब तक पहुंचाना है? जब तक आपको पता है इंडिविजुअल इस सोसाइटी के अंदर इतना प्रॉब्लम चल रहा है, इस कम्युनिटी के अंदर, खास तौर पे हमारी कम्युनिटी के अंदर, कि अगर मैं अपना बिजनेस भी आपके सामने लॉन्च कर दूं ना, और आपको पता हो कि ये आदमी का बिजनेस है, तो हसद और जलन का म्यार इस लेवल बढ़ चुका है कि भले आपको उसकी जरूरत हो, आप उसको डिनाई कर दो। भले वो दुनिया में सिर्फ मैं अकेला बैठने वाला क्यों ना हूं। सिमिलरली जब आप एनजीओ को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो एनजीओ के साथ में अगर आप अपना नाम जोड़ देते हैं ना, तो इस तरीके के हसद के शिकार आप भी होते हैं। भले आपका काम कितना अच्छा है, भले आपने एक बंजर जमीन के ऊपर स्कूल बनाकर वहां पर बहुत काम करती है, लेकिन आपकी एक गलती लोगों को आती नहीं। क्यों? उसकी एनजीओ, गूंज की एनजीओ का नाम किसको मालूम नहीं। गूंज एनजीओ कौन है, किसकी है, किसको पता नहीं। सम्मान फाउंडेशन का कौन है, किसको पता नहीं है। सम्मान फाउंडेशन वाला भी मियां भाई इरफान आलम नाम है। किराए का ओनर कौन है, किराए का फाउंडर कौन है, किसको पता नहीं। ये एक स्ट्रेटजी है जो बिजनेस की स्ट्रेटजी आज के दौर में यूज की जा रही है। अगर आपको अपना बिजनेस भी लॉन्च करना है तो डोंट शो दैट इट्स योर बिजनेस। ये मेरा बिजनेस शो मत करो, हसद का सबसे बड़ा शिकार हो जाएंगे आप। आपको पता है कि बायजूस का मालिक कौन है, उसका नाम, ओनर का नाम पता है? नहीं पता है। आपको पता है अनअकैडमी का मालिक कौन है? 90% लोगों को नहीं पता है। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड ले लो, आप लोग ज़ारा का नाम ले लो, मुझे लगता था कि ज़ारा मुस्लिम का ब्रांड है। ज़ारा का ओनर कौन है आपको पता है? नोबडी नोस। अगर आपको ब्रांड बनाना है ना, तो अपने नाम के अपने ईगो की कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे वो आपका पर्सनल ब्रांड हो, चाहे वो एनजीओ का ब्रांड हो। एनजीओ का ब्रांड भी उसी वक्त बनेगा जिस वक्त वहां से ईगो वाला मैं हट जाएगा। एहसान सब कुछ करता है, अरे एहसान की क्या औकात है? नहीं करता है कोई, हम करते हैं। ये एनजीओ करती है, ये एनजीओ रिप्रेजेंट करती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मुझे दिखी ये यस वी कैन वालों के। मैं उनको हमेशा एप्रिशिएट इसलिए करता हूं, अरे कुछ भी नहीं है उनके पास यार। मैं बोलता हूं कि रजिस्ट्रेशन भी है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन स्टिल दे आर पेइंग 10,000 रुपीस स्पॉन्सरशिप फॉर दिस इवेंट। कैसे लाए होंगे उन्होंने, मुझे डाउट है कि अपनी जेब से पैसा दिए होंगे। 25-50 लोग हैं, लेकिन कौन उसका प्रेसिडेंट है मुझे मालूम भी नहीं था। आज मालूम पड़ा कि डॉक्टर साहब उसके प्रेसिडेंट है। इस नौजवान एक शोबे के अंदर भी एक इस तरीके की उमंग उठ रही है, बहुत जबरदस्त संकेत है। यहाँ पर आएगा कि यस वी कैन जब बाहर जाएगा, या फिर कोई भी दूसरी एनजीओ जो बाहर जाएगी ना, वो ब्रांड बनेगा, और वो ब्रांड बनने के लिए फिर आपको काम करना पड़ेगा। और उसके लिए फिर ट्रस्टी कौन है, मुझे ट्रस्टी बनाया, मुझे मेंबर्स बनाया, मेरे पास में लाइफ मेंबरशिप है, मेरे पास ऑर्डिनरी मेंबरशिप है। ये सारी बातें एक तरफ रखते हुए लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। फर्क नहीं पड़ता है भाई, हमको कंट्रीब्यूशन करना है। हमको फर्क नहीं पड़ता है कि एनजीओ क्या काम करती है। हमको पता है कि एनजीओ के काम जो हमको दिखते हैं कि बहुत अच्छे काम करते हैं, इसके पीछे कौन है ना, इसके पीछे दाढ़ी वाले लोग हैं या गैर दाढ़ी वाले लोग हैं, फर्क नहीं पड़ता है। ये कम्युनिटी के लिए काम करती है, ये मैनकाइंड के लिए काम करती है। इस तरीके का अगर आपके पास में चीज है ना, इसलिए आपको छोटी सी एग्जांपल देके बताया बिजनेस के तौर पर कि अगर आपको एनजीओ को बढ़ाना है ना, अगर आपका एनजीओ का बड़ा विजन है, सॉरी मैं बार-बार विजन की बात करता हूं, जिसके लिए मुझे क्रिटिसाइज भी किया जाता है मेरे दोस्तों की तरफ से कि व्हाई यूर आपकी गाड़ी जो है वो सिर्फ वहीं अटक जाती है विजन के ऊपर। विजन बड़ा अगर आपका है ना, अगर आपका विजन है कि 100 करोड़ की एनजीओ खड़ी करनी है, 500 करोड़ की एनजीओ खड़ी करनी है, तो डेफिनेटली आपको उस तरीके की बड़ी लेवल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। उतने हर्डल्स आएंगे, उतने फेलियर्स आएंगे, लोग गालियां देंगे,
लोग बोलेंगे भाई तू ही है कि हमारे एरिया से एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचने वाला, तू ही है कि स्कॉलरशिप के बारे में सोचने वाला। हम 25 सालों से काम कर रहे हैं, हम 30 सालों से काम कर रहे हैं। अरे क्या हमको सिखाएगा कि तू? तेरा एक्सपीरियंस कितना है? 5 साल का एक्सपीरियंस, तू हमको सिखाएगा सोशल वर्क क्या होता है? तेरी इतनी मजाल। लेकिन उस वक्त आपका विजन बड़ा है ना, तो आप इस बातों को दरकिनार करेंगे कि आपका बड़ा विजन आपको देख रहा है, आपको अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करने की कुव्वत आ जाएगी। फर्क नहीं पड़ेगा कि बेइज्जती क्यों हो रही है। अरे फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ने बड़े काम के लिए चूज किया हुआ है, इसमें तो हर्डल आएगी। बड़े बड़े नबी और वलियों को तकलीफ आई अच्छे कामों के अंदर, तो मैं तो अदना लेवल के इंसान है, क्या मेरे को तकलीफ नहीं आएगी? लेकिन हम उस तौर उस लेवल पर शिकार हो जाते हैं ईगो का। यार मेरे को क्या पड़ी है, व्हाई शुड आई, इतनी स्ट्रगल कर रहा हूं, रात दिन काम कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं, फिर आ रहा हूं, फिर यहां पर जा रहा हूं, मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, अपनी जेब से पैसा दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन मैं क्यों सुनूं? कब तक सुनूं? इस कम्युनिटी को कुछ होने वाला है, फर्क नहीं पड़ता इनको, भाई मेरे को जमने वाला है, अपन छोड़ रहे भाई, ये काम छोड़ रहे अपन। इस तरीके की सोच आपके पास में आएगी और वो आपको डिटैच करेंगे अपने बड़े मकसद से। जहां आपने सोचा था ना कि मुझे 100 करोड़ की एनजीओ खड़ी करनी है जो 1 लाख लोगों को सपोर्ट करे, आपकी वो डिमोटिवेशन आपके अंदर ना आकर बता दो। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने पॉइंट आउट किया था, अक्सर मैं लिख कर कभी नहीं लाता हूं, मैं जो भी बोलता हूं दिल से बोलता हूं, क्योंकि इमोशन मैटर करते हैं और मैं इमोशनल इंसान था, इसलिए 11 साल की नौकरी मैंने छोड़ दिया, इसलिए कि भाई कुछ ना कुछ करना है बड़ा काम। इमोशनल इंसान था, इसलिए कॉर्पोरेट ना चूज करते हुए एनजीओ चूज किए, हालांकि बेसिकली आई एम एन इंजीनियर। लेकिन इमोशन है, इमोशन के तौर पर मैं जितनी कोशिश करता हूं कि अपने सारे आंसू, सारा दर्द, सारा ऑब्जर्वेशन आपके सामने आ जाए। इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, इसको नसीहत मत समझो। आप मेरी उम्र में मेरे से डबल बड़े होंगे, आपकी मेरी उम्र के आपके बच्चे ने, इसको नसीहत मत समझो। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन है कि कौन सी एनजीओ के अंदर वो कौन सी खूबियां है जो इंसान को, जो एक एनजीओ को बड़े लेवल पे पहुंचा रही है। इसकी सबसे बड़ी खूबी मेरे को ये दिखी कि सेल्फ का सैक्रिफाइस करना। गूंज फाउंडेशन का मालिक कौन है फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को स्टेज पे आना भी नहीं है। सम्मान का कौन है फर्क नहीं पड़ता है, प्रथम का कौन है फर्क नहीं पड़ता है। ये एक सबसे बड़ी सीख मिली। दूसरी जो चंद सीख मुझे मिली है, ऑब्जर्वेशन मिले, मैं आपके सामने पेश करता हूं, जो एनजीओ को बहुत ही गौर फिक्र के साथ में काम करना चाहिए, वो है अपने बारे में। मैं इस काम को शुरू क्यों किया, व्हाई आई स्टार्टेड दिस वर्क। एक किताब है जिसका नाम आपने सुना होगा अक्सर, कि स्टार्ट विद व्हाई, साइमन सिनेक की किताब है, अंग्रेजी किताब है। साइमन सिनेक अपनी किताब में कहता है कि अगर आपका कोई भी काम अगर व्हाई से शुरू नहीं होता है तो समझ लो फंसाने में जा रहे हैं। व्हाई का मतलब ये होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम, मैं क्या कर रहा हूँ, बातें मैटर करती है। मुझे एनजीओ खोलनी है, मुझे अपने किसी को कोचिंग देनी है, मदरसा पढ़ाना है, मोटिवेशनल सेमिनार देनी है, बात की बात है मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई आई एम डूइंग सो। मैं ये सारे काम क्यों कर रहा हूँ, सारे काम क्यों कर रहा हूँ, ये वजह अगर आपको पता चल जाए तो आपका मजा आएगा और आपका ईगो जो है ना वो सप्रेस होगा, वो बैठेगा कि मुझको ये काम अल्लाह की रजा के लिए करने का, मेरा उसके अंदर कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है। मेरे बिजनेस को खड़ा करना है, मैं अपने लेवल पे खड़ा कर दूंगा। मेरे पास में 10 बिजनेस के आइडिया है, मैं अपने लेवल पे 10 बिजनेस के आइडिया खड़ा कर दूंगा, लेकिन मैं नेटवर्क का इस्तेमाल करूंगा ना तो ये भी गलत है। जिस चीज से देखो अल्लाह दिलों के राज भी जानता है, बेशक सबको पता है कि आपके दिल में क्या नियत है एनजीओ खोलने की, क्या एनजीओ से फायदा उठाने की, ये आपको पता है, आपको पता है, डेफिनेटली आपके मालिक को भी पता है। लेकिन अगर आप उस चीज के लिए अपने को झोंक देंगे ना, तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपने पर्सनल कारोबार के अंदर भी करोड़पति हैं, जिन्होंने अपनी एक नियत जो है ना यहाँ से कमाने की उम्मीद नहीं रखे, अपने आप को झोंक दिया हुआ, अल्लाह ताला ने उनको गैप से उनके काम किया हुआ। और वो चीज होती है क्यों से आती है, व्हाई आई एम डूइंग, मैं क्यों करना चाहता हूँ, मेरे मुझे क्या पड़ी हुई है। अभी वो जादवकर भाई से बात कर रहा था, मुझे क्या पड़ी है रिहैब सेंटर खोलने की, यार तड़प देखा नहीं जाता मेरे से नहीं देखा जाता है किसी को अनएजुकेटेड रहता हुआ, मुझे नहीं देखा जाता है किसी को बीमारी में तड़पता हुआ, इसलिए मैं एनजीओ खोलना चाहता हूँ।
मेरे पर खुद बीती हुई है कि स्कॉलरशिप की तकलीफ क्या होती है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। ये बर्दाश्त नहीं होता, इस दर्द को खत्म करना है कि सबको बर्दाश्त ना हो, ये सबका सॉल्यूशन मैं निकले, इसलिए मैं एनजीओ खोलना चाहता हूँ और इसलिए अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे। देख रहे थे आपको कामयाबी दी और उस बीच लोग आपको सैकड़ों गालियां दे, फर्क नहीं पड़ता। गालियां तो देंगे लोग, अच्छे अच्छे कामों के लिए गालियां दी गई, रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए लोगों को गालियां दी जाती है, तो आप तो सोशल काम कर रहे हैं, आपको क्यों छोड़ा जाएगा क्या? लेकिन आपको लगे रहना है, आपको लगे रहना है। और दूसरी चीज जो होती है, जो एनजीओ के अंदर बहुत ही कम पाई जाती है, वो होती है लेस अवेयरनेस। अवेयरनेस का लेवल ले, जैसे सुबह में वो पटेल साहब ने कहा कि अवेयरनेस का लेवल कम होना, अवेयरनेस का लेवल कम होना यानी मुझको ये नहीं पता है कि कहां पर मैं एलिजिबल हूं, मुझे ये नहीं पता है कि मैं किस सेक्टर में आता हूं। अगर मैं एनजीओ में काम कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन चाहिए, 12A चाहिए, ATG चाहिए, FCRA चाहिए, एनजीओ दर्पण चाहिए, क्या क्या चाहिए ना, मुझे ये सारी चीज का नॉलेज मुझे होना चाहिए। अच्छा, ये नॉलेज भी सबको आ गया। कहां कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कौन सी कॉन्फ्रेंस में क्या चीज सीखने को मिलती है, ये मेरे को पॉइंट आउट करने के लिए ये मेरे पास में एक्टिविटी चाहिए। मेरी ट्रस्ट के कितने लोग जो है वो इस तरीके की कॉन्फ्रेंस अटेंड करते, वहां से इनपुट को गैदर करते, इनपुट को गैदर करने के बाद में उसको इंप्लीमेंट करते, उसकी टेस्टिंग करते। मैं आपसे एक बात बताऊं यहाँ पर कि एम्पावरमेंट कब होता है पता है? इनका एम्पावरमेंट कब हुआ, इनका एम्पावरमेंट कब हुआ, इनका एम्पावरमेंट कब हुआ? एम्पावरमेंट होता है, एम्पावरमेंट जब भी होता है, सशक्तिकरण तभी भी होता है सीखने के बाद में होता है, लर्न करने के बाद में होता है। यहाँ पर जो लोग आप बैठे हुए हैं ना, आपने अलग अलग डिग्रियां ली हुई, आपने अपने एक्सीलेंट को प्रूव किया हुआ है, अपने अपने शोबे के अंदर काबिल काम किया हुआ है। काबिल काम करने के लिए आपको नॉलेज इकट्ठा करना पड़ा था, नॉलेज इकट्ठा करने का जो प्रोसेस था वही आपका एम्पावरमेंट का प्रोसेस था। और अक्सर अभी देखा गया है जो एनजीओस लैग कर रही है, वो लैग करने का रीजन ये है कि उनके पास में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है वो इसलिए अवेयरनेस नहीं है कि जो नॉलेज को इकट्ठा करना नहीं चाहते, वो अपने आप को इंप्रूव करना नहीं चाहते, वो अपने आप को अपग्रेड करना नहीं चाहते, वो अपने आप को उस लेवल पर पहुंचाना नहीं चाहते जिस लेवल पर दूसरे काम कर रहे हैं। वो दूसरे को इमिटेट नहीं करना चाहते, वो अच्छाइयों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो बुराइयों को निकालना नहीं चाहते, क्योंकि उनके अंदर ईगो आता है, उनका नफ्स उनको दबाता है कि मैं क्यों लूं, why I should take the services of परवेज महाडी, इससे अच्छा तो मैं कर लूंगा, why I should call Mr. टोले, why I should call हसन गुलानी, इससे बेहतर तो मैं कर लूंगा, इससे बेहतर तो मैं इंप्लीमेंट कर लूंगा, why I should go for him। ये सारी तरीके की जो सारी चीजें होती है ना, वो होती है आपकी लैक ऑफ अवेयरनेस। आपका विजन के आगे आपको सब जो है वो छोटे दिख रहे हैं। आपका विजन जो है, आपका जो ईगो है ना, वो ईगो इस तरीके से आपका हावी हो चुका है कि वो आपकी एनजीओ को भी खराब कर रहा है, वो आपकी एनजीओ को भी दीमक की तरह चाट रहा है, दीमक की तरह कुरेद रहा है, खत्म कर रहा है। आप नहीं चाहते कि आपकी ईगो हावी हो जाए एनजीओ के ऊपर। एनजीओ बड़ा काम है, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं आज हूं कल मर जाऊंगा। अभी तो कोरोना का पीरियड चल रहा है, हो सकता है कि किसको पता है कि कल मेरे को क्या हो जाए और कल मैं खत्म हो जाऊं, लेकिन मेरी एनजीओ खत्म होना चाहिए। जब तक एनजीओ चलेगी जब तक सवाल मिलता रहेगा। ऐसी सोच अगर हो ना तो उसको बोलते हैं कि लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं, अदरवाइज है अवेयरनेस 100% तो प्रूव इट। नेक्स्ट जो बात मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है वो ये है कि किस तरीके से लेस टेक्निकल नॉलेज मुझे खराब करता है। टेक्निकल नॉलेज से मेरी मुराद ये है, अभी मुझे पता है एनजीओ के ताल्लुक से टेक्निकल नॉलेज का मतलब क्या हुआ, 12A का रजिस्ट्रेशन, एटीजी का रजिस्ट्रेशन, ऑडिट कराना, रिपोर्ट सबमिट करना, एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करना, एजीएम ऑर्गेनाइज करना, दिस ऑल कम्स अंडर अ टेक्निकल अवेयरनेस या टेक्निकल नॉलेज। लेकिन इससे ऊपर भी टेक्निकल नॉलेज होता है कि मैं आपको कहूं कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, do you know anything about CRY, how much CRY is investing in digital marketing, why they are investing crores rupees in the advertisement, and उसके बदले में उनको करोड़ों रुपए का कितना बेनिफिट मिल रहा है आपको पता है? आपको पता है कि फेसबुक का इंपॉर्टेंस कितना है, अपने पेज का होना चाहिए। आपको पता है कि अपनी एनजीओ का इंस्टाग्राम पेज का वैल्यूएशन क्या है। आपको पता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने से कितना रिटर्न्स आ सकता है। आपको पता है कि घर पे बैठा हुआ इंसान अगर आपको डोनेट करना चाहता है वो
एनजीओ और आपके काम देख के आपको कर सकता है, आप समझ रहे कि स्टेटस लगा दिए, फेसबुक पे पोस्ट कर दिए, डिजिटल मार्केटिंग हो। अरे आपका पोस्ट कौन देखता है? जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स है, आपके फ्रेंड्स है। आपका स्टेटस कौन देखता है? जिसका नंबर आपने सेव किया और आपका नंबर उसने सेव किया, वो देखता है। आपको पता है इस तरीके की भी मार्केटिंग होती है कि आप उन लोगों को भी दिखा सकते हैं जिन लोगों को आप जानते भी नहीं है। आपकी एक्टिविटी वो लोग भी देखेंगे जो आप जानते नहीं है। आपको पता है कि आप यूएस के लॉस एंजल्स के इलाके के लोगों को भी अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं चंद पैसों में। आपको पता है कि गल्फ के शेखों को आप आपकी एक्टिविटीज दिखा सकते हैं चंद रुपीस में। नहीं पता है तो who is going to learn all these things? कौन कैसे आपका ब्रांड प्रोपेगेट होगा, कैसे आपकी ब्रांडिंग होगी? आपको अपने गांव में कोई जानता नहीं है तो आप कैसे पता? आपको शर्म आती है लोगों को बोलने के लिए। रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल करो, टेक्निकल एक्टिविटीज का इस्तेमाल करो, इन्वेस्टमेंट करना सीखो। बगैर इन्वेस्टमेंट के काम नहीं होगा। अब मैं बताओ यहाँ पर कितने एनजीओ के पास में अपनी माफी के साथ में कितनी अपनी खुद की वेबसाइट्स है, रेयर इन्वेस्ट नहीं करना। अरे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो डिजिटल वर्ल्ड में आपका प्रेजेंस कैसे आएगा? दैट इज द टेक्निकल नॉलेज। आपको जरूरत नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, लोग मार्केट में अवेलेबल है। आपको सोचना है कि मुझे कहां-कहां काम करना है और दुनिया कहां तक पहुंच गई। अगर आप सर्च करो, गूगल पे सर्च मारो कि पुअर चाइल्ड, आपको पहले ही एक आ जाएगा क्राई। दूसरा हो सकता है कि आपको आ जाए गिव इंडिया। तीसरा हो सकता है कि आपको सम्मान फाउंडेशन आ जाए। दिस ऑल थिंग्स आर पेड। इसके लिए लोगों ने पे किया है। भाई हम क्यों पे करें? हम तो लेने वाले लोग हैं। हम क्यों पे करें? अरे भाई लेने वाले लोग हैं, तुमको लेकर उसको और बढ़ाना है, इन्वेस्ट करना है। आप आज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस पे किया आप लोगों ने, क्यों पे किए? यू वांट टू लर्न समथिंग। आपको कुछ सीखना था, आपको कुछ समझना था, कुछ डाउट्स थे, कुछ क्वेरीज थी, वो सबको सॉल्व करना था। हो सकता है कि बड़े-बड़े एक्सपर्ट यहाँ पर आने वाले सॉल्यूशन दिलाए, उसके लिए पेमेंट तो करना पड़ेगा। सारी चीजें अवेलेबल है, विद इन क्लिक अवेलेबल है। इसकी इन सब चीजों से एनजीओ एम्पावर होती है और एम्पावर होने के बाद में फिर सब जो दूसरी चीजें जो आपके सामने आती है वो ये है कि लेस पेशेंस। हम सब आज एक्टिविटी सब करना है, आज एक्टिविटी करना है। बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है और वो सीएसआर के लिए धड़पड़ कर रहे हैं। ऐसे एनजीओ भी है, सब्र करना पड़ेगा। आसानी से काम होने वाला नहीं है। 53 साल लगे बड़ी-बड़ी एनजीओ को अपना मुकाम बनाने के लिए। लोगों के घर पे जाकर पेपर कलेक्ट करने की नौबत, लोगों के घर जाकर थाले कलेक्ट किए लोगों ने, तब जाकर एम्पायर खड़े हुए। अपने एम्पायर में खड़े हुए कौम का सरमाया डेवलप हो गया, कौम की करोड़ों की मिल्कियत बन गई। इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके लिए सब्र भी करना पड़ेगा। और एक चीज जो दूसरी बात बताऊं आपके सामने कि इजीली बिलीव ऑन द अदर्स। एनजीओ को सबसे आज के जमाने में जो मैनिपुलेट किया जा रहा है, जो खराब किया जा रहा है, जो बर्बाद किया जा रहा है, जो रिडिकुलाइज किया जा रहा है, उसकी वजह यही है कि हम इजीली बिलीव कर लेते हैं लोगों को। सपोज मेरे पास में कोई आया, अरे इसके अंदर तो ये काम है, फलाना काम है, इसका ये रिलीजियस बेनिफिट मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। हमको पता नहीं है कि हमारे परव्यू में आता है या नहीं आता है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स में आता है या नहीं आता है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है। हम ये सोचे समझे बगैर उसके ऊपर बात के अमल कर लेते हैं, उसको मुलविस कर लेते हैं, उसके साथ में फोटो खींच लेते हैं, वो डिजिटल में चला जाता है, रिकॉर्ड बन जाता है। उसके दूसरे दिन हमारे पास में जो होता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कोई एक फोन आता है हमको, एक मैसेज आता है कि आपकी एनजीओ है, आपको पता है हमारे पास में 700 करोड़ रुपए का सीएसआर है, 700 करोड़ का सीएसआर है, यू हैव टू पे जस्ट 50,000 रुपीस। रजिस्ट्रेशन के सिर्फ 50,000 रुपीस लगते हैं। आपको हम सब कर देंगे, आपका 12 भेजो, एटीजी भेजो। हम पूरी उम्मीद होकर, बड़े विजन के साथ में होकर हम अपनी जाहिलियत का सबूत देते हैं, 50,000 का चेक ईडीबी बना के भेज देते हैं, फंड ट्रांसफर कर देते हैं और सब होता है। बाद में मालूम पड़ता है कि वो गायब हो। Who is accountable for this? मेरी एनजीओ है, मेरे कौम का सरमाया है, इतनी आसानी से चली जाती है।
ऐसा हो रहा है। इवन मेरे पास में बहुत सारे प्रपोजल ऐसे आए कि भाई हम तुमको देते हैं 200 करोड़ का टर्नओवर देते हैं, एक हॉस्पिटल बनाना है आपको बुल्ढाना के अंदर, आप बनाओ, जगह भी देख लो, सब देख लो, हम सबके लिए आपको पैसा देंगे, 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 200 करोड़ के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, 1 लाख रुपए पहले भेजना है, उसकी रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस है और आप मान भी जाते हैं और जल्दी में मैं कौन सी एक्टिविटी के ऊपर इन्वॉल्व हूं, इसलिए मैं बार-बार बोलता हूं आपको, आपका विजन क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्लियर होनी चाहिए। और आपके ऑब्जेक्टिव्स को भले आप फॉर्म रखो, लेकिन आपकी स्कीम्स को आप लोग डायनामिक रखो, क्योंकि सीएसआर आपको मिलता है, फंडिंग आपको मिलती है, आपके डायनामिज्म पे मिलती है। आप कौन सी एक्टिविटीज को डायनामिक तरीके से अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर मिलती है, तब जाके आपको सीएसआर मिलता है। ये चंद चीजें थी जो मैंने ऑब्जर्व किया था, जो गलतियां एनजीओस करती है, जिसको हम अगर दरकिनार करते, इसको ओवरकम करते, तो डेफिनेटली हम एम्पावर होते हैं। 2 तरीके एम्पावर होने के लिए, एक तो ताकतवर बन जाओ, या फिर कमजोरी को दूर करने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली आप ताकतवर बन जाएंगे। डेफिनेटली इंशाल्लाह मेरी अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझको और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे से अगर कोई जाने अनजाने में, बोलने में, इमोशन में आकर, जज्बात में आकर किसी के जज्बात को, किसी के ईगो को या किसी इंसान को ठेस पहुंची कि मैंने कुछ कहा होगा, तो मैं अल्लाह से इसके लिए माफी मांगता हूँ और आप लोगों से माफी मांगता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।